start with this topic of cell, the unit of life. Right? अभी ये जो मेरे PPTs है ना, these PPTs are strictly as per NCERT. तो मैंने इनके नाम भी जो है वो NCERT के बेसिस पे डाले हैं. ओके, बिकॉज वी आर डूइंग नीट, यू आर ऑल ऑफ यू आर नीट फोकस्ड, है ना. तो मैंने ये स्ट्रिक्टली NCERT से ही इसके नाम लिए हैं. सो दिस इज टॉपिक नंबर 8. द कंटेंट फ्रॉम HSC एंड NCERT, जैसे मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि नियरली सेम. इनफैक्ट HSC इज मे बी हैविंग सम few एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेकिन जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे वो पूरा NCERT के बेसिस पे होगा. NCERT एंड लिटिल हायर लेवल. ओके, 11th में we will see how much time we are getting, so that we'll revise your boards as well. But then 12th में, yes, definitely, because 11th का the exam is at college level. But then 12th में, yes, definitely, from the month of October 22, है ना. October 22 will start revising your HSC board. तब तक हम NCERT को कवर करें. तो यहाँ पे मैं HSC को रिवाइज नहीं करूंगी. यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली विल गो एज पर नीट पैटर्न इन योर 11th स्टैंडर्ड. बट द जैसे मैंने पहले भी बोला है, टॉपिक कवर्ड विल बी एज पर HSC, लेवल टेकन विल बी एज पर NCERT. Is that clear? Yes, ma'am. Gautam, why you are late? Ma'am, network issue. Network problem. Yes, but make sure that you are joining on time. ठीक है. मैं 9:30 ला login करते हैं. Yes, waiting for you, so that should not happen next. Okay, Gautam. All right. Yes, so now the basic unit of life का मतलब क्या है? Can anyone tell me what exactly you mean a cell? Cell का मतलब क्या होता है? What is a cell? बोलायचं, फटाफट बोलायचं. You should keep talking so that the lecture will be interesting. Otherwise, I told you ना, नहीं तो बायोलॉजी में सत्संग होगा, आप घर जाके भूल जाओगे सत्संग में आए. वैसे नहीं होना चाहिए. So tell me what exactly you mean by cell. Basic unit of life. Exactly, ये यहाँ पे तो मैंने definition डाला है. This is the definition of cell. Basic unit of life मतलब कैसे? Supposing ये again I am drawing the human body roughly. You can laugh again on the diagram. बच्चों जैसा diagram है ना. So ये जो है, अगर हम supposing skin का, supposing hand से मैं एक छोटा सा skin scraping लेती हूँ, जैसे कभी कट जाता है ना, वो skin scraping निकल गया, उसमें अगर मैंने माइक्रोस्कोप में देखा उसको, तो I could see so many cell in that skin scraping, है ना. या फिर जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि ओनियन का छिलका, जो एकदम ट्रांसपेरेंट वाला छिलका, जब आप ओनियन सैलेड में डालते हो तो ट्रांसपेरेंट वाला जब वो छिलका निकलता है, उसको भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें भी काफी सारे सेल रहेंगे. सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. इट इज बेसिक फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने पहले भी किया होगा कि सेल है, ग्रुप ऑफ सेल आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? Tissues, right? Group of tissues coming together to form Organs. Exactly, organ. Then Organ system. Then organ system, and then Body. And then the body, that particular body, whether it is human body, plant body, animal body, or any body. Okay, any living body. जब हम लोग सेल निकालते हैं ना, उसमें एक डॉट हमेशा निकालते हैं. अगर सेल में डॉट नहीं निकाला तो वो सेल कुछ काम करेगा. So what does this dot indicates in the cell? Yeah, sorry. Nucleus. Yes, nucleus. So cell is living only because of its nucleus. Cell से nucleus को निकाल दे तो cell will be no cell. It is just a compartment. Okay. So basically, all living organism is made up of cell. Right?
So the cell. So what is the basic unit of the life? It is the cell. So this cell is the basic unit of life. Okay. What is meant of biology? ये basically अपना जो beginning है biology का इसलिए. And why you can ask me question कि ma'am why you suddenly started this topic number 8? Okay, है ना, बीच में से क्यों चालू किया आपने, टॉपिक नंबर 1 क्यों नहीं किया? तो दिस इज अ बेसिक यूनिट. अगर आपको सेल समझता है तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द बायोलॉजी. ओके, तो सेल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी. फिर आप सब कुछ समझ जाओगे. एक बार सेल का फंक्शनिंग समझ गया, सेल के ऑर्गेनेल समझ लिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो व्हाट इज मीन्ड बाय बायोलॉजी? सो स्टडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, so study of the form, function and interrelationship. So bio is a living and study of any living organism, how it is functioning and how it is interrelating with other living organisms is basically what is meant a biology. So biology basically is a study of all these living organisms. आपको जहां पे डाउट है you can interrupt me and you can ask me questions. Okay, you're free to ask me any question. Now if you have your this thing with you, print या book आपके पास अगर है, you should be having the highlighter with you. अगर आपके पास highlighter भी है, okay, अगर नहीं है तो लेके आइए. 2-3 कलर के हाइलाइटर लेके आइए. 10 रुपीज का जाऊन घेऊन येऊ काय? या जा आणि घेऊन. एक कलर नहीं चलेगा? चलेगा एक कलर भी, लेकिन वो एक ही कलर. यू नो देयर इज अ कलर थेरेपी. जब आप लोग डिप्रेस होते हो या होता है ना कभी कि आज मुझे बहुत डिप्रेसिव लग रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, तो यू वॉच द कलरफुल ऑल कलर्स सराउंडिंग यू. या आप फ्लावर्स को भी देख ले तो कितना अच्छा लगता है. बुके को देखते हो तो अच्छा लगता है क्या? सो दैट इज अ कलर थेरेपी टू मेक योर मूड प्रॉपर. कभी ऐसे लगे ना डिप्रेसिंग लग रहा है तो कलर्स देखो, वेरियस कलर्स देखो, तो आपको अच्छा लगता है. एंड इसीलिए लाइक एक कलर भी चलेगा. राइट नाउ इफ यू आर हैविंग 1 कलर दैट्स ओके. ओके, बट जनरली यू यूज 3 कलर, 2 to 3 कलर, सो दैट आपको अच्छा लगेगा. और वही आप हाईलाइट करते हो तो वो क्या हाईलाइट किया वो भी समझ में नहीं आया. मतलब एवरी लाइन यू हैव हाईलाइटेड, तो क्यों हाईलाइट किया सब लाइन, है ना? सो यूज एटलीस्ट 2 to 3 कलर सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा. मतलब आप खुद को कितना इनहांस करते हो पढ़ने के लिए, उस पर फोकस करो. ठीक है, तो हर एक का टेक्निक अलग होगा. किसी को एक कलर पसंद है तो एक कलर यूज करिए. आप जब डाइट भी लेते हो ना, ईशा आई एम वेटिंग फॉर यू, सो व्हेनेवर यू आर बैक जस्ट इन्फॉर्म. यस. तो आप खाने में भी कलरफुल चीजें लेते हो ना, जैसे आप देखो कितने कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आप एक कलर अगर खाने में भी खाते हो तो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो अपना बायो का मेजर मोटो ये है कि योर हेल्थ शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी. तभी तो इतना लॉकडाउन लगा के हम कोरोना से बच रहे, बिकॉज हेल्थ इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी, राइट? एंड दैट इज इवन आवर मोटो टू स्टडी द बायोलॉजी. आप पढ़ने के लिए या करियर भी मत करो चाहिए तो बायोलॉजी में, लेकिन आप खुद को हेल्दी रखो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट. ऑलराइट, चलिए. तो रामचंद्रन का जो आपको पेज नंबर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो पेज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको रामचंद्रन वहां पे भी दिखेंगे. यू नो दिस स्लाइड्स आर स्ट्रिक्टली एज पर योर एनसीईआरटी. आपको वर्ड टू वर्ड इसमें एनसीईआरटी मिलेगा. तो रामचंद्रन को हाईलाइट करके रखो. अभी जो भी आपको हाईलाइट करना है दैट इज योर विश. आपको क्या क्या हाईलाइट करना है. किसी को कुछ डिफिकल्ट जाएगा, किसी को कुछ डिफिकल्ट जाएगा, तो दैट इज एवरीवन्स ओन चॉइस. आपको बुक में कैसे हाईलाइट. सो रामचंद्रन के नेम्स लर्न करना है. सॉरी बोलिए. साइंटिस्ट के नेम्स लर्न करना है. यस इट इज वेरी वेरी इसेंशियल. तो जब भी हमारा टॉपिक होता है ना कंप्लीट, तो समरी पार्ट में जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको खुद का समरी बनाना है. तो समरी पार्ट में सब साइंटिस्ट आने चाहिए. I have some PPTs where I have compiled all the scientists from your 11th syllabus and 12th syllabus. हम लोग जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वो हम साइंटिस्ट ईयर्स ये भी आपको नीट में क्वेश्चंस आते हैं. डेफिनेटली देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन साइंटिस्ट.
इंक्लूडिंग उनके ईयर्स कभी उन्होंने काम किया. ऑलराइट, so he was a Ramchandran and he is an Indian scientist. He is the founder of Madras School. Okay, Madras School के वो फाउंडर थे. इस पे भी क्वेश्चन आते लाइक who was the founder of Madras School, okay, and who was a scientist, published his research in Nature. See, Nature ये जो रिसर्च मैगजीन होते हैं, ओके, उसमें पब्लिश करना एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं वेटेज वाला काम होता है कि मुझे पब्लिश करने का मौका मिला, ये वो रिसर्च मैगजीन है. तो ये नेचर जो है इंटरनेशनली नोन मैगजीन, और अगर नेचर में आपका पब्लिकेशन आता है, आपने जो रिसर्च किया वो अगर नेचर में पब्लिश होता है तो यू आर द टॉप लेवल साइंटिस्ट, क्योंकि नेचर एकदम सिलेक्टेड मटेरियल को ही पब्लिश करता है. तो नेचर इज हाईली रेप्यूटेड एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स का रिव्यू पॉइंट्स बहुत ज्यादा है. ओके, तो रामचंद्रन ने क्या किया? रामचंद्रन डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोलेजन. ये जो प्रोटीन है ना, दिस इज अ कोलेजन प्रोटीन. यहाँ पे जो स्लाइड में दिख रहा है आपको, ये जो है कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो उसको हाईलाइट करके रखो रामचंद्रन को. एंड उसने क्या किया, अगर वहां पे आपको जल्दी से मिल नहीं रहा है तो नीचे इमीडिएटली एनसीईआरटी बुक आर द फैंटास्टिक बुक. आपको काफी स्पेस मिलता है उसमें आपके खुद के पॉइंट्स लिखने के लिए. अगेन बट व्हेन यू आर राइटिंग इन एनसीईआरटी यूज पेंसिल. अगर आपको कुछ इरेज करना रहा तो वो शाबी नहीं दिखेगा. तो आपका पूरा राइटिंग मटेरियल ना आपके साथ लेके बैठना है. आपके हाइलाइटर, आपके पेंसिल, आपके पेन, ये सब आपको साथ में लेके. ओके, सो कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक प्रोटीन है. इसका जो डिस्कवरी है उसने स्ट्रक्चर, वो कोलेजन का स्ट्रक्चर क्या है? ट्रिपल, इट इज अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. रिमेंबर, कोलेजन इज ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. आपको कैसे क्वेश्चन पूछते देखो. एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज डीएनए. तो फॉलिंग इज हैविंग अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. लेकिन रामचंद्रन को अभी हम पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद में रामचंद्रन का कभी 2 साल में आप नाम नहीं सुनोगे. अभी मैंने नाम लिया, उसके बाद में कभी रामचंद्रन को वापिस से नाम लेने ही नहीं वाली हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाते टाइम. लेकिन डीएनए का मैं 1000 बार नाम आएगा आपको. तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर इतना फिट हो जाता है डीएनए के लिए कि हम लोग ट्रिपल पढ़ना ही भूल जाते हैं. उसके आगे हेलिकल स्ट्रक्चर देखा नहीं कि यस इट इज डीएनए. Are you getting me? What type of tricky question you get? So double helical structure DNA का है, but triple helical structure जो रामचंद्रन ने फाइंड आउट किया वो कोलेजन का है. And कोलेजन क्या है? You can keep asking me questions. You might be having question कि मैम कोलेजन क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो है, this is the structure, triple helical structure of this collagen, right? Now collagen क्या है? तो collagen is one protein. This is the protein जो अपने joints में होते हैं, healthy joints. Okay, it is there in healthy joints. It is there in the skin. It is in your bones, है ना? It is in your muscles, blood, and compromising 3/4 of your skin. Major weightage collagen protein का होता है आपकी skin में. ओके, और जब एजिंग होती है तो हम लोग कैसे अचानक से हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसका वेट गेन हो गया, ये मोटा हो गया. वो कसं काय की स्किन स्ट्रेच होते, द स्किन गेट स्ट्रेच्ड. तो स्ट्रेचिंग क्यों होता है स्किन का? दैट इज बिकॉज दिस कोलेजन इज प्रेजेंट. कोलेजन का नाम आपको वापस में टिश्यूज में आएगा. दिस इज अगेन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू. Okay, structural protein, it is a structural protein in connective tissue. Okay, तो कहाँ पे देखिए, स्किन में है, मसल्स में है, बोन्स में है. मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अगर आप एजिंग समझ में आ रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग एज जब होता है, देखिए यंगर स्किन एकदम टाइट होती है,
एंड व्हेन यू सी एजिंग स्किन, थोड़े उस पे रिंकल्स होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए कोलेजन जो है, दिस इज अ कोलेजन, ये जो है दिस इज अ कोलेजन, दिस इज अ कोलेजन। यहाँ पे देखिए मैंने लेबल किया, दिस इज अ कोलेजन एंड दिस इज अनदर प्रोटीन विच इज अ इलास्टिन। यंगर स्किन में कोलेजन एकदम प्रॉपरली होता है, प्रॉपर बाइंड होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए दिस इज अ कोलेजन, कितना प्रॉपर उसका बाइंडिंग है कि नहीं? एंड एजिंग स्किन में ये कोलेजन टूटने लगता है। यहाँ पे देखिए तो ये कोलेजन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, कोलेजन इज गेटिंग ब्रेकिंग डाउन एंड देन ड्यू टू दैट यू कैन फाइंड आउट द रिंकल्स, यहाँ पे दिखा है, तो दैट इज द एजिंग स्किन। एंड यहाँ पे एकदम स्किन इज वेरी वेरी टाइट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कोलेजन। So that is what is the role of collagen. Collagen को बहुत हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड रामचंद्रन ने कोलेजन पे काम किया, तो कोलेजन क्या है? What did Ramchandran did? Ramchandran has identified the triple helical structure of this collagen. Okay. उसका वर्किंग रामचंद्रन did this in somewhere in 1950s में शायद उसने किया। ओके बाकी इतना एटलीस्ट रामचंद्रन के लिए आपको लिख के रखना पड़ेगा। रामचंद्रन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, फाउंडर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ओके graduated from Madras, University of Madras and PhD from Cambridge University. फिजिक्स का ग्रेजुएट है ये और उसने बायो में काम किया, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। He's graduated from the subject physics and worked on this collagen which is an important protein, है ना? Got it? So Ramchandran triple helical structure of collagen. Collagen क्या है? So it is one of the important protein. Okay. Now you will wonder to know that there are total how many different types of cells? Okay, 200 different types of cells. We have 200 different types of cells present in the human body. जैसे you know there are RBC, आपको ये तो पता है commonly there is RBC, WBCs. Do you know this? Yeah. Yeah. So platelets. Yes, ma'am. हाँ, तो ये तो तीन कॉमनली आपको पता है। ऐसे ही देर आर सो मेनी अदर सेल। देखिए बोन में होने वाले सेल अलग है, लीवर के सेल अलग है, किडनी में अलग है, लंग्स में अलग है, ब्रेन में अलग है, ब्लड में देर आर सो मेनी अदर सेल्स, हार्ट के सेल्स अलग है, मसल सेल्स अलग है, पैंक्रियाटिक सेल्स अलग है, एंड द स्पर्म एंड द ओवम आर द सेक्स सेल्स. Okay, egg in case of female and sperm in case of male, right? So like this there are 200 different type of cell and total cell कितने अपने body में, we our body the basic unit of the body 37 trillion cell का अपना body बना है कि नहीं? So 200 different types of cell and 37 trillions of cell, total cell and different cell ध्यान में रखिए. Okay, are you getting this? Total cell, total student, how many total student I am having? Supposing I am having 50 total students, but out of these 25 from 11th and 25 from 12th. So ये types हो गए, है ना? So this way there are total 200 different type of cell in the human body and 37 trillions of cells total in human body. इसमें से ये जो है ओवम है ना, ओवम जो है this is the largest cell. Okay, ovum which is produced in female body, only in female body, this is the largest cell. Sperm which is produced in the male body, which is the smallest cell.
And can you tell me which is the longest cell in the human body? You have this in your lower level classes. Which is the longest cell in human body? Largest का मतलब समझ रहे? In diameter, largest. Longest मतलब length. Neurons. Yes, Prisha? Neurons. Yes, neurons. Neurons are the longest cell. So these neurons, which are the longest cell. Largest is egg and the smallest is sperm. Smallest is sperm. So ये NCERT ने नहीं दिया है, but then you should be knowing this, so I am explaining it. Okay? तो ऐसी थोड़ी बहुत चीजें होंगी जो आपको लॉजिकल वे में समझना है, which NCERT has not mentioned. Okay? Or may be important for your exam or syllabus point of view. So I am explaining. Got this? Yes. Yeah. Okay. Now this is complete your NCERT. So how many things you see when you look around? So you see living things and the non-living things. Okay. So why we should say that the things are living? Because they क्या are प्रॉपर्टीज आप growing, देखते हो लिविंग में कि वो लिविंग है? they are growing, moving, हाँ. and अजून non-living सांगतो. things. हाँ हाँ. Non-living things, they are म्हणजे movements नाही होत त्यांच्या. मग can we say plant is a non-living? No. No. 7 basic characteristics of life. No. They have those and they're living. So plants are living or non-living? Living. 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 Obviously, because वो भी तो grow हो रहे हैं ना, plant का height तो बढ़ Grow रहा हो है. रहे हैं, हाँ. तो height बढ़ रहा है, so they are living. And these are certain non-living things. Getting it? So what are the properties of living and non-living things that we must understand? So क्या क्या properties है living की? So what makes the organism as living? You please keep writing, huh? So these are your class notes. I am providing you notes as well. But notes में कुछ points नहीं होंगे जो मैं class में पढ़ाऊंगी. नहीं तो otherwise notes लेके भी आप कर सकते हो. So what is that makes an organism living? The presence of cell. सब living में cell होगा, non living में cells नहीं होंगे, because cell is the basic unit of life. Life मतलब living. Understood? Yes. So all living organisms are composed of cells, right? Yes. So organism could be unicellular or multicellular. Okay. These organisms, they could be unicellular organism, they could be multicellular organism. Uni meaning it is a single. Uni is single, so it is made up of single cells. Multi meanings many, so they are made up of many cells. Can you tell me example of unicellular organism? कि उनका एक ही सेल का बॉडी होता है. हम लोग स्किन का मैंने जैसे बोला अमीबा पार्ट्स निकालते हैं. यस. तो उसमें कितने सारे अपनी बॉडी इज मेड अप ऑफ 37 रफली ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड उनकी बॉडी जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल. यू नो मिलियन बिलियन एंड देन ट्रिलियन है ना. So उनकी body is made up of single cells. So you said it correctly. It is amoeba. Anything else? Paramecium. Yes. Then yeast है. बरोबर है गौतम. yeast है. अजून and one specific name, that is a bacteria. Bacteria are always prokaryote and they are unicellular. Further you will understand what are the prokaryotes and what are the eukaryotes. Okay, and multicellular, you can give any name of any organism other than this. They are the multicellular, right?
या तो आता सेल काय आहे झोपेतनं उठल्यावर पण येईल. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ सेल? So the basic unit of all living organisms. So yes, they are the unicellular organism and the multicellular organism. So unicellular, what is this? Can you tell me what is this? This figure is indicating which organism? By looking at the figure. हे कोण आहे? मैम फर्स्ट और दिस फर्स्ट ना मी इंडिकेट करते बघ ना रोजली. माझं स्क्रीन दिसतंय तुम्हाला? So what is this? This is a paramoecium. Slipper shape असतं ना ते paramoecium. So this is a paramoecium. Yes, they are the unicellular. So unicellular जो आहे त्याला बाकीची तो एकच सेल the single cell is doing all the functions. उसको बाकी किसी की जरूरत नहीं. The single cell is doing everything. Okay. Our single cell is not able to do anything. That is just the basic unit of life. Are you getting me? Supposing I am having only WBC. Will it work? No. Supposing I am just having RBCs in my body. चालेल का? नाही चालणार. Because we need a different type and so many cells. But then in unicellular organism, they are having the independent existence and they are performing, they are independent, their single cell is performing all the different functions for the body. Interesting? Yes. And see our cells like RBC is having their own function, WBC is having their own function, neurons are having their own function, muscles are having own function. And out of this, supposing any single cell is stopped working, supposing my WBC today they have decided today I will take rest, I'm not going to work today. What is going to happen? So WBCs are called as a fighting cells of the body. So today, if they said I am not going to work, my body will become the house of infection. As there are no fighting cells in my body. Yesterday, I have posted videos for you. So in that, have you seen the antibodies? SMN structure uska diya tha. Have you watched the video? Nahi dekha hoga, I know. Yes. So these antibodies are produced from WBC. The WBC, which is a B lymphocyte and T lymphocyte. So WBC is having the various types. वो भी हम लोग करेंगे. There are 5 different types of WBC. So वो fighting capacity. So supposing my single cell is saying today I am not working, the body will collapse. Body will immediately collapse, and hence it is essential that my all cells should work all the time. Okay, वैसे इनके इसमें only a single cell is performing a particular function. Correct? Yes. All right. Now he was Antony van Leeuwenhoek, who first time observed the living cell. Remember living cell. So you get question, who observed the first cell? फर्स्ट सेल वैसे ऑब्जर्व किया रॉबर्ट कॉक ने. The bark of the tree, but the dead होता है. But that was a dead. Yes, exactly, Isha. Dead. Yeah. So, but the credit of first cell observation is go to Robert Koch, and the credit of first living cell. Question कसा विचारता है तो नीट बघायचा आहे, नीट वाचायचा आहे. आणि ते मेंशन करा. Again, it is given on the page number 125. What is cell? So Anton van Leeuwenhoek first saw and described the live cell. So you may highlight those points. If you have print or book with you, you can highlight those points. And the first cell credit was Robert Koch. If you get a question, first dead cell, Robert Koch, first cell, Robert Koch, and first living cell. Okay, when it is first living cell, then it is a Leeuwenhoek.
If you what is फर्स्ट cell सेल बोललं तरी रॉबर्ट कॉकच लिहायचं. येस रॉबर्ट कॉकच फर्स्ट सेल कारण पहिल्या ह्याच्या आधी त्याने बघितलं पण मग ह्याने लिव्हिंग बघितलं. हे सगळे जे चित्र इथे हलतायत दॅट दीज ऑल आर द लिव्हिंग which Leeuwenhoek observed. Okay, so there again in your NCERT you can mention or you can mention in your notebook, and while revising you can note down these points because you will again get these names somewhere in the syllabus, so you should be knowing this. Ma'am. बोल. मॅम ते माझी जी मॉड्यूल आहे ना माझी आकाशची जी मॉड्यूल आहे ना तिच्यात आहे ना रॉबर्ट कॉकच्या ऐवजी ना रॉबर्ट हुक लिहिलेलं आहे. रॉबर्ट हुक लिहिलंय ना. हा एक मिनिट आपण ते कन्फर्म कॉर्क करून नाही लिहिलं. हा रॉबर्ट कॉक्स पॉस्ट्युलेट वेगळा. येस एक मिनिट आपण कन्फर्म करून घेऊ. ही वॉज हुक की एकदा कन्फर्म करून घ्या फक्त. होऊ शकतं की सायंटिस्टचे नाव खूप लक्षात राहत नाही आणि सांगताना येस होऊ शकतं गडबड झाली असं. Yeah, he was Robert Hooke. I'm so sorry, Robert Hooke. Hooke करायचं. Yes, रॉबर्ट कॉकचा अजून काय वेगळे थेरीज आहेत. So he was Robert H-O-O-K-E, Robert Hooke. तर तिथे तुम्ही मेन्शन करून ठेवा. ओके. अँड लिवेनहुक ने जो फर्स्ट मायक्रोस्कोपचा डिस्कवरी पण लिवेनहुक कडेच जाते. ओके, मायक्रोस्कोप डिस्कवरी also Leeuwenhoek, but that microscope was very simple. Later on the discovery of compound microscope and electron microscope revealed more detail of cell. Yes ma'am. Yes, and the next scientist Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन स्पेसिफिक अगेन मेन्शन केलेलं आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. तो रॉबर्ट ब्राउन ह्याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. राइट. Now I will stop this and we'll start with the next session again immediately. फक्त मला 5 मिनिटं लागतील कारण हे रेकॉर्डिंग माझं डाउनलोड होतं. ठीक आहे. Yes, so you can join back again.